हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7। अरविंद का प्रैक्टिस सेट है, ये नवोदय के लिए जेएनबी और जेएनबी की रिलेटिव जो भी है, जैसे अगर हम देखें सैनिक स्कूल वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ठीक रहेगा। और भी जो हिंदी मीडियम के एग्जाम है ना, जो 5th क्लास स्टैंडर्ड, उन सबके लिए क्वेश्चन ठीक रहेंगे। ठीक है, फिलहाल मोस्टली मैं इसको नवोदय वालों के लिए बना रहा हूँ, तो ये 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, नवोदय के एग्जाम में, लेकिन फिर भी वो इसमें है, तो वो उसको सॉल्व करेंगे कि ये पुराना वाला पैटर्न अभी चल रहा है। नवोदय ने इस बार पिछली बार से शायद कुछ चैप्टर हटा दिए। ठीक है, उनके भी क्वेश्चन है, हम लोग उनके भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले से। अब ये क्वेश्चन बेटा ये समझ के मैं कर रहा हूँ कि आप लोग को सभी चैप्टर आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सब चीज बताऊं, लेकिन हर चीज बताना असंभव हो जाएगा, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सब चीज बताने का मतलब है फिर वो चैप्टर स्टार्ट हो जाना। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो फिर दिक्कत आई, तो ये बहुत लेंथी चले जाएगा। इसमें ऑलरेडी 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बहुत लेंथी चले जाएंगे। ये तुम्हें तब फायदा करेंगे जब तुम्हारे पूरे चैप्टर क्लियर हो। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं। 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्या है? ऋण संख्या को हम कहते हैं बेटा अभाज्य संख्या। ऋण संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा प्राइम नंबर। ठीक है, चलो 11 से 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में कितनी ऋण संख्या है? तो सबसे पहले बेटा 11 आ जाएगी, उसके बाद 12, 13 आ जाएगी, और उसके बाद 14, 15, 16, 17 आ जाएगी, फिर 19 आ जाएगी। तो ये कितनी होगी बेटा? 4। कितनी संख्या है? 4, जो हमारा ये बी वाला आंसर होगा। दोनों तरफ यही है क्या? पीछे वाला तो ये ले लो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या। अब ये वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है? इसको बड़े प्यार से समझो। जैसे ये समझो, पहले ये बेटा अगर मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, इसको जो बीच में जो लिखी जाती है डिजिट, जो बीच में संख्या लिखी जाती है, इसको हम बोलते हैं भाज्य, और जो यहाँ पर संख्या लिखी जाती है इसको हम बोलते हैं बेटा भाजक, और जो यहाँ पर होती है संख्या उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे होती है इसको हम बोलते हैं शेषफल। यही मैं इंग्लिश की बात कहूँ तो इसे बोलेंगे बेटा डिविडेंड, डिविडेंड, और इसे बोलेंगे डिवाइजर, डिवाइजर, डिविडेंड पे। अब देखो ये कैसे पहचानोगे कि ये डिविडेंड है? तो END लगता है, डिविडेंड, DEND, डिविडेंड, END लगेगा तो वो भाज्य। डिवाइजर, जब जो डिविडेंड पता लग गया तो ये वाला अपने आप ही डिवाइजर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? क्विसेंट, और ये हमारा क्या है बेटा? रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके हिसाब से देखें, हाँ पहले थोड़ा और बता दूं इसको। जैसे हमको क्या, अक्सर हमको बेटा भाज्य निकालने के लिए कह दिया जाता है। अगर भाज्य ना भी निकालने के लिए कहा जाए, भागफल भी निकालने के लिए कहा जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई करके ये सब निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझसे ये कहा जाए कि भाज्य निकालो, तो इसका मतलब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब भाजक की और भागफल की मल्टीप्लाई करूं, और जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें ये शेषफल अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा भाज्य निकल के आ जाएगा। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? भाज्य निकल के आ जाएगा। जैसे मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य। ये भाज्य निकल के आ जाएगा, निकल के आ गया। अब जैसे ये भाज्य तो कह दिए, ये भाज्य निकालो। अगर मान लो तुमसे ये कहे भागफल बताओ, तो भागफल तुमसे अगर पूछा है, भागफल मतलब क्विसेंट, अगर भागफल तुमसे पूछा है तो इसका मतलब भाजक भी तुम्हारे लिए दे रखा हो, शेषफल भी दे रखा हो, और भाज्य भी दे रखा हो। भाई 4 चीजें, जब 4 में से कोई 3 चीजें ही पूछेगा, तो ये सब चीजें आपको दे रखी होगी। कोई 3 चीज पूछेगा, 1 चीज आपको दे रखी है, तो जो चीज ना दे रखी है उसकी जगह पे आप x मान लो, y मान लो, जो चाहो वो मान लो, और बकाया हम प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बेटा क्या है ये। अब देखो, जिसे 27 से भाग देने पर, मैं 27 से भाग दे रहा हूँ, कोई संख्या 27 से भाग देने पर भागफल 25, भागफल हमारा कितना आ गया बेटा? 25 आ गया, और शेषफल कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। शेषफल 13 आता है, वह कौन सी संख्या? तो संख्या हमें बताने की संख्या कौन सी। अब देखो हमको करना क्या है बेटा, अब मुझे 27 की और 25 की मल्टीप्लाई करना है, मतलब 27 की 25 की मल्टीप्लाई करूंगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 13 हम लोग को ऐड कर देना है, सम कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो बड़ा टाइम लग रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई होगी। तो हम एक अच्छा तरीका ये देख ले रहे हैं, जैसे मैं अगर मैं यहाँ भी 25 ही कर लेता, अगर ये भी 25 होते, ये भी 25 होता, तो 25 के स्क्वायर आता। 25 का स्क्वायर कितना हो गया?
25 का स्क्वायर हो गया 625। इसका मतलब आंसर 625 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। आंसर देखें, अब 625 से ऊपर अगर मैं देखूं तो ये दोनों डिजिट तो कट ही गए। 625 से ऊपर ये बहुत ऊपर, ये बहुत ऊपर नहीं, ऊपर चाहिए थोड़ा सा, तो ऊपर चाहिए था, तो इसका मतलब 625 ये आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 25 के 27 के मल्टीप्लाई। अब मैं यह ऑप्शन से बताया था, अब मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। 25 7 जा 175, 175 को 5 कैरी कितना 17, 25 2 जा 50, 50 और प्लस 70 17, 50 60 67, ये 67 67 और प्लस 13, ये 13 हमको ऐड कर देना है बेटा। अरे क्या हो गया, 13 बेटा हम इसको ऐड कर देना है, आ गया 688, तो ये क्या हो गया 688 आंसर हो गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। आगे देखिए, वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, निम्नलिखित में से संख्या क्या है। मतलब अगर मैं उस संख्या को बेटा 8 से भाग करूंगा, इनमें से वो संख्या होगी। अगर मैं 8 से भाग कर रहा हूं तो भी 3 शेष बच रहा है, 12 से भाग कर रहा हूं तो भी 3 शेष बच रहा है, और 15 से भाग कर रहा हूं तो भी 3 शेष बच रहा है। अगर इनमें से किसी एक संख्या से भी भाग ना जाए तो तुरंत उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर एक से भाग ना जा रहा, 2 से भाग चला जा रहा, तो भी उसका कोई आंसर नहीं है। 3 की तीनों से भाग जाना चाहिए, और 3 की तीनों से डिवाइड करने के बाद में यही शेष आना चाहिए 3। मैं ऑप्शन से देखना पसंद कर रहा हूँ उसको, ऑप्शन से देख रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको ऑप्शन से देखूं तो ये देखो, ये सबसे पहले तो ये मिला। अगर मैं इसको ऑप्शन से देख रहा हूँ भैया, तो ये ध्यान से समझो, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 से, तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, इसका मतलब ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कुछ शेष दे रहा है, शेष कुछ भी नहीं दे रहा है, शेष कुछ भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा अगर मैं इसको देखूं तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 7 जा 56, 8 7 56, 56 और 56 में कितना प्लस करूं कि 63 हो जाए, तो 56 4 ये 3 ये 7, ये 7 कह रहे हैं। अगर ये 7 कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कह रहे हैं, हमें चाहिए 3, कट हो गया भैया। अब इसको आ जाओ, अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूं, पहले मैं 15 से डिवाइड कर लूं, 15 8 जा 120, 120 प्लस 3 123, ठीक है। 12 से डिवाइड करूं, 12 10 जा, ठीक है। अब 8 से डिवाइड कर लो, 8 बन जा 8, कितना बचा 4, 8 5 जा 50, 50 कितना बचा बेटा 3, इसका मतलब ये ठीक आ रहा है, ये अभी तक हमें ठीक मिला। अब इससे आगे वाली संख्या अगर हम देखें तो ये 12 से डिवाइड 15 से डिवाइड नहीं हो पाएगी बेटा, 15 से डिवाइड नहीं हो रही है, और रिमाइंडर दे भी रही है तो बहुत ज़्यादा दे रही है। देखो 15 बन जा 15, ये डिवाइड करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 183, 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 बन जा 15, कितना बचा भैया हमारा 3, और ये 3 ऐसे आएगा, 15 2 जा 13, कितना बचा भैया 3, 15 बन जा 15, 3 3, ये तो बचा अभी, 15 बन जा 15, ठीक है, 8 5 3 और ये 3, 15 2 जा 30, ये ठीक आ रहा है। चलो तो हम इससे 8 से डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे 183 को मैं 8 से डिवाइड करके देख रहा हूँ। देखो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, कितना आया भैया 2, और यहाँ पे 3, 8 2 जा 16, कितना बचा भाई 4 3 7, अब 7 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 3, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, 3 की तीनों से मिले तभी हम आंसर लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बेटा सी। अगर किसी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, हर एक को बेटा जैसे 63 रख लो, यहाँ पे 8 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है, उसके बाद में 96 रख लो, क्या देखो रिमाइंडर 3 आ रहा है, ऐसे सबको करके देखो तब आंसर आएगा। जो कि एग्जाम की नज़र से देखा जाएगा तो ये कतई गलत होगा। ये पेपर प्रैक्टिस सेट ये वही बच्चा लगाता है जिसके चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके चैप्टर क्लियर हैं तो आपको ये लगाना होगा, और ये तरीका कतई नहीं लगा होगा, जितने हो सके ऑप्शन से ही देख के आंसर लगाओ, ऐसी हैबिट डालो, तब तो ठीक है। ना तो कर तो पूरा पेपर लोगे लेकिन समय पे नहीं कर पाओगे। आगे देखें, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से पूरी विभाजित की जा सकती है। अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 की फैमिली में ये सब बताए थे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसके लास्ट के डिजिट, लास्ट का एक डिजिट मतलब इकाई अंक या तो 0 हो या 2 से भाग हो जाए। 4 से कोई संख्या अगर भाग होगी तो लास्ट के 2 डिजिट या तो 2 0 हो या 4 से भाग हो जाए। 8 से कोई संख्या भाग होगी तो लास्ट के 3 डिजिट 3 0 हो या 8 से भाग हो जाए। अगर 16 से कोई संख्या भाग होगी तो लास्ट के 4 डिजिट
4 जीरो है या 16 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। फिलहाल 4 की बात है तो लास्ट के 2 डिजिट देखूं 4 से कट जाए, तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी। अब यहाँ पे हम कहें ना हमें तो पूरा डिवाइड आता है, हम तो पूरा डिवाइड करेंगे, तो भैया आप पूरा डिवाइड करो 306 से, आप 4 को डिवाइड करो तो ये डिवाइड करके देखते रहो, डिवाइड करके देखो तो कॉपी तुम्हारी अपने आप ही छीन ली जाएगी। ठीक है, जितना समय हो सके उतना समय बचा लो बेटा, बेहतर है। प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग बताओ। अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दो मैंने आपको बताई थी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों बेटा एक से बड़ी बेस संख्या है। दोनों के डेफिनेशन में ये आता है कि एक से बड़ी बेस संख्या है, एक से बड़ी बेस संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्राइम फैक्टर। और जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए वो कहलाती है बेटा भाज्य संख्या कंपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी बेटा 2। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3। कह रहे हैं दो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं को ये हो, तो 2 3 कितने हो जाएंगे बेटा 5। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, 2 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 5। भाज्य अभाज्य ये बड़े अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन मिलते रहते हैं इनके। आगे देखें 14,000, 1500 और 4 दहाई। अब देखो 4 दहाई में होना चाहिए, 14,000 और 1500 तो होगा ही होगा। मैं ऑप्शन से देखूं पहले, ये देख रहे हैं भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 14,000 में 1500 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 14,000 में 1500 जोड़ेंगे मतलब 1,000 और 500। 14,000 में अगर मैं 1500 जोड़ूंगा तो इसका मतलब 14,000 और 1,000 वो, इसका मतलब 15,000, 15,500 और 4 दहाई 15,540 करीब आना चाहिए। ये नहीं होगा, ऑप्शन से देख ले रहे हैं, आंसर तो इसमें हो गई, ये है आंसर। ऑप्शन से देख ले रहे हैं कि 15,540 है, नहीं है। 15,540 है, नहीं है, ना ये है ना ये। 15,540 है, नहीं है। 15,000 तो बन ही नहीं रहा है, सिर्फ 15,000 एक ही बनना है बस। ये मैं आपको करके दिखाऊं 14,000, तो यहाँ पे देखो बेटा 14,000 आप कर रहे हैं 1500, तो 0 0 5 1 1500, 4 दहाई 0 और 4 4 दहाई 0 4 5 4 1 5 और ये 1, मतलब 15,540। ये हमारा आंसर होगा 15,540। ठीक है भैया, आगे देखो 3/4 का 2 1/2 डिवाइड 1 1/8 का 3 1/3 का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये ऐसी जैसी कैलकुलेशन आती है बेटा, ये समझो जब भी मैथ की कैलकुलेशन आती है और ये सब साइन आपको दिखे तो इसका मतलब आप बोर्ड मोस के हिसाब से करेंगे भैया। अगर बोर्ड मोस के हिसाब से ना कर पाए तो आपको उल्लू बना दिया जाएगा। ये देखो VOD और MAS, इससे पहले B आता ही, ऊपर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ और ये का हटा के मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, ये सब आ रहा है। अगर मैं देखूं 4 का तो ये देखो का मेरा यहाँ पे है, का ये है, का हटा के साइन मल्टीप्लाई करेंगे जो कि डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इन सबसे पहले का है, तो सबसे पहले मैं का को सोल्व करूंगा। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ 3/4 और ये का। अब इसको सही करके लिख रहे हैं 2 2 जा 4 और 1 5 5.2 डिवाइड, इसको भी लिख रहे हैं 8 बन जाए 8 और 1 9 9/8 का, देख रहे हैं 3 3 जा 9 1 10 10/3। अब इसको देख रहे हैं सबसे पहले का कर रहे हैं, का साइन हटा के मल्टीप्लाई के साइन करें तो अगली वाली लाइन क्यों बढ़ाए हम, यही सॉल्व ना कर लें। कुछ कट रहा है, मल्टीप्लाई के साइन होते ही क्या ऊपर की किसी संख्या से, मतलब 3 से क्या 4 और 2 कट रहे हैं, 5 से क्या 4 2 कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 5 की मल्टीप्लाई 3 5 15, 4 2 की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, डिवाइड का साइन लगाओ बेटा 9/8, डिवाइड का साइन 9/8, हाँ 9/8, का साइन हटा के मल्टीप्लाई के साइन और 10/3। देखो भैया हाँ 3 से कटा है भैया, यही है क्वेश्चन, हाँ 3 से कटा है, 3 3 जा और 2 4 जा 2 5 जा, मतलब 15/8। अब ये देखो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे,
3 पंजे कितने हो जाएंगे बेटा 15, डिवाइड का साइन करेंगे और ये कितना हो जाएगा बेटा 15 और ये नीचे कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि डिवाइड का साइन किसके आगे, तो डिवाइड का साइन किसके आगे भैया, ये डिवाइड का साइन इस संख्या के आगे है, डिवाइड के पीछे कौन सी संख्या है, तो 15/4 है। इस चीज को सही से समझो। अब ये समझो यहाँ पे 15/8 डिवाइड का साइन हटा के जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन करूंगा तो डिजिट हमारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब उल्टे हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंश को हर बना लेते हैं और हर को अंश बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे भैया तो 4/15, देखो 15 बन जाए 15, 4 बन जाए 4, 4 2 8, मतलब आंसर आ गया बेटा 1/2, ठीक है 1/2। तो कौन सा हो जाएगा भैया 1/2, जो कि हमारा ये वाला आंसर, ठीक है समझ में आ गया होगा। आगे देखें 18, 21, 35, 18/25, 21/40, 35/75 का लासा। अब इनका जब लासा निकालने के लिए कहें, जब ऐसे जब डिवाइड में संख्या होती है तो उनका लासा निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ऊपर वाले का लासा निकलेगा, नीचे वाले का मासा निकलता है, ये अपने आप समझ लेना। अगर लासा कह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा, नीचे वालों का मासा, अगर मासा कह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा, नीचे वालों का लासा, ये ध्यान रखना। अब ये कह रहा है बेटा 18, 21 और 35 इनका लासा निकालो, तो हम लासा देखो दूसरी तरीके से निकाल रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं 18 ले रहा हूं एक डिजिट, 18, 25, 35 इनका लासा निकाल रहे हैं, तो मैंने 18 ले लिया यहाँ पे। अब ये कितना है बेटा 21, कितना है 21। अब ये देख रहे हैं मतलब लासा वो संख्या होती है जिन संख्याओं को लासा होता है तो वो संख्या उसको कट करती है। 18 तो 18 को कट कर रहा है, क्या 21 18 को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 21 को अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या है भैया 7 × 3 है, इसका मतलब 7 कट नहीं कर रहा है, 3 तो कट कर रहा है इसको, तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है भैया हो गया। अब बात आ रही है 35, 35 देखें 35 में क्या है बेटा 7 × 5 है। अगर मैं देखूं 7 तो कट कर रहा है लेकिन 5 कट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कर दूं। जो कट नहीं कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जो कट कर रहा है उसकी कोई बात ही नहीं, इसको समझना सही से। अब अपॉन जब ऊपर वाले का लासा निकलता है तो नीचे वाली संख्याओं का 25, 40 और 75 इनका क्या निकलेगा बेटा मासा निकलेगा। तो मासा हमेशा देखा करो जो छोटी संख्या होती है या तो वो मासा होता है या उसका कोई गुणनखंड मासा हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको कहूँ कि 25 का मासा निकालो, तो 25 तो मासा हो नहीं सकता, क्योंकि मासा वो संख्या होती है जो जिन संख्याओं का मासा होता है उन सबको कट करती है, जैसे 25, 40 और 75 ये सब कट हो रही है। तो इसको अगर मैं देखूं तो 5 × 5 मैंने कर लिया, तो इसका मतलब मासा है इसका 5, मासा वो 5 25 को भी कट करेगा, 5 40 को भी कट करेगा, 5 75 को भी कट करेगा। इसका मतलब मासा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5, मैंने 5 रख लिया, इस 5 से 5 कट हो गया, ठीक है। अब मैं देखूं बेटा 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 18 7 जा 126 होता है, हमें डायरेक्ट याद है कि 18 की टेबल हमें याद है तो 126 होता है। अगर मान लो मुझे याद नहीं थी तो मैं क्या करता बेटा 7 की 8 की मल्टीप्लाई करता, 7 8 जा 56, 56 इसका मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इकाई अंक 6 में इकाई अंक 6 किस में है बेटा इसमें, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाता है। बेहतर ये होगा, मैंने आपको बता ही रखा है कि 18 से 20 तक आप टेबल याद कर लें, ठीक है। तो ये आ गया, इस तरीके से निकालना बेटा। ये नवोदय के एग्जाम में नहीं आ रहा है, लासा मासा नवोदय में नहीं आ रहा है, लेकिन और एग्जामों में आता हुआ, इसलिए मैं सब जितने क्वेश्चन जो आ भी रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहा है वो भी मैं सब समझाऊंगा। नवोदय वाले बच्चे हो तो इसको छोड़ के आगे चले जाए, लेकिन समझ लें। समझने का मतलब ये होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ जैसे लासा ये होता है डायरेक्ट नहीं आएगा तो किसी और क्वेश्चन के द्वारा आ सकता है। जैसे फ्रैक्शन वाली होती है, फ्रैक्शन वाले होते हैं उनमें लासा आ सकता है कि लासा बताओ नीचे के डिजिट बराबर करने के लिए, तब दिक्कत होगा। तो इसलिए थोड़ा समझ लेना है ना, चैप्टर मत करो लेकिन समझ लो। अब कह रहे हैं किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग ₹32 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर, कोई भी धन होगा, कोई भी धन मान लो, कोई भी धन होगा बेटा, ये धन मान लिया मैंने, इसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 हो जाता है, तो वह धन क्या है। योग कितना हो जाता है 32, तो वह धन क्या है, मतलब वो धन क्या है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट होगा वो 7 से भाग होता होगा। अगर मैं देखूं ऑप्शन में 7 से भाग कौन सा हो रहा है, 7 से भाग यही हो रहा है बेटा, पहला हो रहा है, बकाया कोई 7 से भाग नहीं हो रहा है। देखो अब मैंने ऑप्शन से लगाया, मेरा तुरंत ही आंसर आ गया। मैं यहाँ पे बेटा रख के बताऊँ आपको, ये 28, तो 7 4 जा तो कितना जाएगा 4, मतलब कितने आ गए बेटा 4।
अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग ₹32 हो जाता है। इस धन में 28 में इसका 1/7 भाग, इसका 1/7 भाग कितना 4, मैंने 4 जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा बेटा 32 रुपए 32। 1/7 भाग जोड़ने पर 32 आ जाता है और मैंने 28 का 1/7 भाग जोड़ा तो 32 ही आ गया। इसका मतलब ये भी दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ठीक। अब यहाँ पे कुछ और इसमें क्या बता सकते हैं, हाँ कुछ और ये बता सकते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन सेम होते, एक अगले वाले पेज पे देख ले रहे हैं एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं जैसे एग्जाम्पल हमारे ऑप्शन सेम होते तो ये देख रहे हैं 28 35 कर ले रहे हैं, सेम से मतलब 7 से कटने वाले, और क्या 21 कर ले रहे हैं, और ये क्या 42 कर ले रहे हैं। लो अब ये ऑप्शन आ गए, अब भैया सभी 7 से कटने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा बेटा कि क्रम से रखने वाली, पहले क्रम से संख्या रखो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो, तो मैं इसको आरोही क्रम में रख ले रहा हूँ। अब ये काम हमें पेपर में करना नहीं है, माइंड में देखना है कि क्या है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे 21 28 और 35 और 42। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ 35, ठीक है, अभी मैंने ले लिया 35, अब देखो 35 ले लिया, अब इसका 1/7 मैं क्यों कैसे बता रहा हूँ कि अगर मान लो सभी ऑप्शन एक जैसे आ जाते तब हम कैसे निकालते, मैं ये बता रहा हूँ। उसमें तो एक ही मिला तो हमने टिक लगाया और आगे बढ़ गए। अब सभी एक जैसे आ जाते तब हम कैसे करेंगे, तो 35 का 1/7 भाग, तो 35 का 1/7 निकाला तो 7 पंजे 35 कितना आया, 35 का 1/7 5 आया। इसका मतलब 35 में हम 5 जोड़ दें बेटा, 35 में 5 जोड़ दे कितना हो जाएगा बेटा 40, 35 में 5 जोड़ दे कितना हो जाएगा 40, जो कि हमारा था कितना बेटा 32 था। ठीक है, अब वहां हो रहा है बेटा 40, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा है। अब ध्यान से समझो बेटा, जब 35 से बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर 42 हो सकता है आंसर, क्या नहीं हो सकता। जब 35 से बहुत ज्यादा हो रहा है तो 42 भी नहीं हो सकता आंसर। अब दिमाग में ये लगाओ, मैं 28 अगर यहाँ पे रख लूँ, और ये रखने की अब जरूरत नहीं है, अब यहाँ जैसे यहाँ 28 रखूँ तो 7 को डिवाइड करूँ, वो 28 को डिवाइड करूँ 7 से तो कितना आ जाएगा 4, और 28 में बेटा 4 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 32। तो अपने आप थोड़ा माइंड में चलना पड़ेगा, तो हमारा 32 आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको तुरंत ही 32 लगा के, तो इसका मतलब मेरा 32 किससे आ रहा है 28 से, तो 28 आंसर लगा लिया बस। ये असेंडिंग अगर इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, लगभग तरीके है। अब इसको अगर मैं क्वेश्चन और वो करके देखूं कि मैं सब इसको ना करके देखूंगा, मुझे क्वेश्चन करना ही है, तो इसको करने के लिए ये समझो, कह रहे हैं वह धन बताओ। अब मैं x मान के देखो बता रहा हूँ, अभी तक तो मैंने ऑप्शन से बताए थे, अब मैं दोबारा इसे x मान के बता रहा हूँ। मान लो हमने संख्या कौन सी मान ली x का 1/7 किसी संख्या का 1/7 भाग जोड़ने पर, अब इसका 1/7 भाग क्या निकलेगा, x की 1 से मल्टीप्लाई, तो x/7 1/7 भाग जोड़ने पर मतलब किसमें x में, इस ये x तो है, इसमें जोड़ने पर मैं इसको जोड़ूं, इसके नीचे क्या है 1 है। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब 8x अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, जोड़ने पर योग कितना हो जाता है 32 हो जाता है, तो योग 32 हो जाता है, तो बराबर हमारा योग कितना हो रहा है बेटा 8x/7, और ये कह रहे हैं 32 हो रहा है, ये लो 8 4 जा। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x 4 जा 28, तो कितना आया बेटा 20। अब चाहो तो ऐसे कर लो, अब ऐसे देखो कितना समय हमारा बेकार हो रहा है, तो ऑप्शन से करना बेहतर है, ऑप्शन से करो। अगर जो आ रहे हैं ऑप्शन से, तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो मजबूरी है, तो सॉल्व करना ही करना है। हाँ ये देखो बेटा 2/3 और 5/7 का योग क्या होगा, इनका योग निकालना है। इसका मतलब ये समझो, ये सभी बच्चों बड़े ध्यान से देखते रहो, ये तुम सबके काम की चीज है, ध्यान से। 2/3 प्लस 5/7 इनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा। तो हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, 3 और 7। देखो मैंने कहा था एलसीएम लेना सीख लो, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन में आ गया। 3 और 7 का या तो एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैं इसकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इससे 2 की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बेटा 7 से। ये कह रहे हैं किस तरीके से हो रहा है वैसे बताना है आपको, सॉल्व भी करना है। प्लस का साइन लगाओ, अब 3 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 × 3, ठीक है भैया, अपॉन करो 3 की मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 3 × 7, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा वाला आंसर बैठ रहा है, ये हमारा डी वाला आंसर बैठ रहा है, तो ये कौन सा आंसर होगा डी। उन्होंने कहा था कि
किस तरीके से आप करते हो वो हमको दिखाना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है, कैसे आप करते हो वो हमको दिखाना है। ठीक है, आगे देखो भैया, रमेश व दिनेश की कुल आय 1800 है। ठीक है, यदि उनकी आय का अनुपात 4:5 है। देखो रमेश और ये क्या है बेटा, दिनेश है। अब ये 4:5 है। ठीक है, रमेश व दिनेश की कुल आय 1800 है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं अनुपात में जोड़ दूं तो यहाँ x लगा लूं तो 4x और 5x कितना हो जाएगा बेटा, 9x। ये दोनों का ऐड होके आया आय का अनुपात, और दोनों की आय कितनी है बेटा, 1800 है। तो मैंने बराबर रख दी। देखो मैंने आय के अनुपात लिया, उसके बराबर ये 1800 रख दी, अनुपात के बराबर ये रख दी। तो 9 टू जा ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 200 रुपीज़। एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 200 रुपीज़। ठीक है, तो कह रहे हैं रमेश की आय बताओ। तो रमेश की आय क्या है, रमेश तो ये कितना 4x, तो 4 इंटू 200, तो 4 टू जा 8, तो क्या है बेटा 800 रुपीज़। रमेश की आय कितनी आ जाएगी बेटा, 800 रुपीज़। ये 800 रुपीज़ की। ठीक है, समझ में आ गई। अगर हमसे कहते दिनेश की बताओ, तो दिनेश की हम देखते दिनेश की आय क्या होगी। अच्छा यहाँ से एक और चीज़ बताऊँ, जैसे पूछिए रमेश की आय, अब मैं इसको डायरेक्ट निकालने वाला होता तो मैं ये कहता कि रमेश की आय, इसका मतलब रमेश की आय 4 से भाग होने वाली होगी। देखो अनुपात 4 है तो इसका मतलब 4 से भाग होने वाली होगी। और मैंने ये इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया सब 0 है, तो 4 से कोई संख्या जब भाग होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 2 0 होते हैं। तो सब में 2 0 है तो इसका मतलब सभी संख्या 4 से तो भाग हो ही रही है, तो ये हमारा तरीका कट जाएगा। इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करना ठीक समझा। ठीक है भाई, ठीक है। बकाया और हम देखें 400 500 500 तो 500 400 400 ना, ऐसे ठीक है बेटा। ठीक है, आगे देखो भाई क्या है, यदि 2000 की आबादी 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, मतलब टोटल आबादी थी हमारी 2000 और 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। देखो समझो इसको, तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब देखो मैं ऐसे एक दूसरे तरीके से समझाऊं, नॉर्मल तरीके से तो ये हो जाएगा 40/2000 गुणा 100 कर दो तो आपको प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो इधर देखो अब ये कह रहे हैं बेटा 2000 की आबादी है, तो कुल आबादी कितनी है 2000 है। तो मैं इसको यहाँ पर ये रख लूँ कुल आबादी, इसका मतलब कुल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है 100। इधर देखते रहना ध्यान से, अगर टोटल परसेंटेज हमारा 100 हो रहा है, 100% बराबर कितना हो रहा है 2000। भाई जितनी वो कह रहे हैं कि इतनी आबादी है, इसका मतलब वो 100% की है। वो कह रहे हैं यहाँ की 2000 आबादी है तो 2000 100%। अगर कहीं 5000 आबादी है तो इसका मतलब 5000 100% के बराबर 5000, वहाँ की 100% वो है 5000, यहाँ की 100% कितनी है 2000। तो मैंने 2000 रख ली। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको 2000। अब कह रहे हैं 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही है और तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही है। अब देखो एक 0 से मैंने एक 0 कट कर दिया। ठीक है भैया, मैंने एक 0 से एक 0 कट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो जा रही है, सिर्फ 40 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। एक 0 से एक 0 और कट किया, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20। अगर 1% बराबर 20 है तो 40 व्यक्तियों की 2% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40। 2% बराबर कितना हो जाएगा 40। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 40। मतलब 2% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40। 2% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40। तो ये 2% बराबर कितना हो जा रहा है 40 ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे नहीं निकाल लूंगा, मैं वैसे निकालूंगा, तो देखो भाई वैसे निकालने के लिए अगर हम देखें जैसे निकालते आए हैं तो जितने है कितना है 40%, तो 40 व्यक्ति 40 ऊपर रख लिया। टोटल आबादी कितनी है भैया 2000, यहाँ रख ली नीचे। परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2%। अगर ऐसे चाहो तो ऐसे रख लो, बहुत जगह पे तुम्हारे ये काम आएगा, बहुत जगह पे तुम्हारे ये काम आएगा, दोनों ही सीखो, क्या दिक्कत है। अगर ये सीखना चाह रहे तो ये सीख लो, इससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ पे कौन सा काम आएगा वो देखना पड़ेगा हमें। राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो भाई राम और मोहन की बारी आ गई। जैसे ये करें राम हमारा कर रहा है बेटा 10 दिन में, और यही मोहन हमारा उसी काम कर रहा है बेटा 15 दिन में। तो मैं 10 और 15 का पहले एलसीएम ले लूँ। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, अभी एलसीएम की बारी आ गई तो हम लोगों ने एलसीएम लिया था। जैसे मैं इन दोनों में एक संख्या ले लूँ 15, मैंने 15 ले लिया भैया एलसीएम। अब 15 क्या 10 से कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्यों, ये 2 गुणा 5 है। मैंने 15 को देखा तो 15 को कर दिया 2 गुणा 5, इसका मतलब 5 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो 15 दूनी 30,
कितना हो गया बेटा 30। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30। जो भैया 30 रख दिया, 10 तिया 30 ठीक है, 15 दूनी 30 ठीक है। ये क्या आ गई इनकी क्षमता, जिसे कहते हैं इफिशियंसी। अब क्या करें, तो दोनों मिलकर इस काम कितनी देर में करेंगे, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो अपनी दोनों की अपनी अपनी क्षमता लगाएंगे ना। इसकी क्षमता कितनी है 3 है, इसकी क्षमता कितनी है 2 है, तो 3 और 2 दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा बेटा 6। इसका मतलब 30 को मैं डिवाइड, जो टोटल काम है ये टोटल काम कहलाता है, टोटल वर्क टोटल काम कहलाता है, तो 30 को डिवाइड करूंगा इनकी क्षमता से। क्षमता कितनी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 6 30। इसका मतलब ई वो राम प्लस मोहन दोनों इस कार्य को कर सकते हैं बेटा 6 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में। अब ये पूरा चैप्टर है, यहाँ पर अगर संभव नहीं है कि यहाँ पे मैं पूरा चैप्टर आपको बता दूँ, जो था जितना मुझे लगा कि इस तरीके से ईजी है वैसे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 6 ठीक है। अगर इसकी बारी आएगी तो ये पूरा चैप्टर मैं बना के वीडियो जरूर डाल दूंगा, और अगर आपके काम का है तो आप देखो, काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो तो मुझे डालनी ही होगी। अब ये देखो बेटा, कह रहे हैं एक ऑटो रिक्शा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे में 40 मिनट 4 घंटे 40 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। अब एक ऑटो की रिक्शा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में 90 जा रहा है तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में 90, 4 घंटे में भैया 36 मतलब 360। कैसे करा, 1 घंटे में 90 9 मान लो, 1 घंटे में 9, 2 घंटे में 18, 3 घंटे में 27, 4 घंटे में 36 और एक जीरो लगा दो, जो कि एक जीरो हटाया हमने, तो कितना 360 हो गया। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा बेटा 360 किलोमीटर, जब वो 4 घंटे में कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब 360 से ऊपर तो जाना है क्योंकि 40 मिनट और है, तो 360 देखो। अब देखो ऑप्शन मेरा ये देखो सब इजी होगा, 360 तो यही नहीं है, 360 ही नहीं है, 40 मिनट ऊपर तो और होगा आंसर, ना ये है बेटा ना ये है, देखो ये आ रहा है आंसर मिल गया। अब मुझे सॉल्व भी नहीं किया, आंसर भी मिल गया। तो ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है, हम ऑप्शन से देखना शुरू कर दें तो आंसर हमारे तुरंत मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना ऑप्शन देखने की, ऑप्शन देख के आंसर निकालो, लेकिन आपके चैप्टर क्लियर हो मजा तब आएगा, चैप्टर क्लियर ना हो तो ना वो कर पाओ ना ये कर पाओ। अब मैं सॉल्व करूं इसको, तो सॉल्व करने के लिए 4 घंटे में 360 चल रहा है, अब 60 मिनट में, अब तुम यहां से मैं इसी को लगा रहा हूं, मैं वो फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय उससे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, इसका मतलब 60 मिनट में कितना किलोमीटर 90 किलोमीटर, 60 मिनट में 90 किलोमीटर, 60 मिनट में 1 घंटे में 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर लिख दिया भैया। मुझे 40 मिनट तक चलाना है। अब देखो मैं इसको 3 से कट कर लूँ, 3 2 जा और इसको कट कर लूँ 3 3 जा, मतलब 20 मिनट में कितना जा रहा है बेटा 30 किलोमीटर जा रहा है। मुझे चलाना है भैया 40 किलोमीटर, 40 मिनट चलाना है, तो 40 मिनट चलाना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 40 मिनट आएगा। तो 40 मिनट जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कितना 60 किलोमीटर, इसका मतलब 40 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा। तो 336 तो अपना हो रहा था, 336 में बेटा अगर मैं 336 में मैं 60 किलोमीटर और ऐड करूँ तो 0 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1 3 1 4, 420 किलोमीटर चल जाएगा। तो 420 किलोमीटर मेरा आंसर है। अब ये निकालना कोई समझदारी वाला काम नहीं है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम इसको ऐसे ही देख के आंसर लगा के चल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चैप्टर बार बार करने होंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चैप्टर करोगे तब हो जाएगा आराम से क्लियर। एक व्यापारी ने 550 रुपए में एक रेडियो खरीदकर उसे 650 रुपए में बेच दिया, उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या है। 550 में खरीदा और 625 रुपए में बेच दी, 650 नहीं 625 रुपए में, लाभ कितना हुआ। तो 550 रुपए में मैंने खरीदा, 625 रुपए मैंने बेच दिया, तो 550 में अगर मैं 50 ऐड करूंगा तो बेटा 600 हो जाएगा, और 25 और ऐड कर लूं तो इसका मतलब 75 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या 50 वो 25 से मुझे 75 रुपए का लाभ हुआ। तो 75 रुपए मेरा कौन सा है बेटा, ये वाला 75 रुपए का मुझे लाभ। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो संजय के अंक कितने हैं। इसको मैं ऑप्शन से कर लूं, मैं ऑप्शन से कर रहा हूं इसको बेटा। कौन कौन है, संजय, आकाश आ गया पहले, आकाश, मीनू
और कौन है? संजय कांत, संजय, ये है संजय। आकाश, मीनू और संजय, इन तीनों कुल 310 अंक प्राप्त किए संजय के अंक। अगर मैं ऑप्शन में देखूं बेटा संजय के अंक, अब यहाँ पे मैं असेंडिंग डिसेंडिंग वाला तरीका लगा रहा हूँ। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग मतलब अवरोही, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर मैं वही क्रम लगा लूँ तो मैं देखूँ 90, 100, 105, 115, तो इन दोनों में किसको ले लूँ? 90, 100, कोई दोनों में से एक को ले लो, तो मैं 100 को ले रहा हूँ। ये मान रहा हूं कि मैं संजय के अंक 100 है। बड़े ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। मैं ये मान रहा हूं बेटा कि संजय के अंक 100 है, तो मैंने संजय के अंक यहाँ पे लगा लिए बेटा 100। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। आकाश ने जो है मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अभी हमको नहीं मिल पाए, हमारे पास तो संजय है। तथा संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए। जो संजय है, संजय ने इस मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए। इसका मतलब मीनू, बड़े ध्यान से समझो, कह रहे हैं संजय ने जो है मीनू से, संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए, 15 अंक कम प्राप्त किए। इसका मतलब इसके बेटा कितने होते होंगे? 115, 15 अंक कम प्राप्त किए तभी इसके 100 हो रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक। आकाश ने जो है मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब 115 में 10 अंक और अधिक कर दो तो वो आकाश के निकल के आए। तो 115 में अगर 10 में प्लस कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 125। कितना हो जाएगा? 125। इसका मतलब आकाश के 125 है। तीनों को जोड़ रहे हैं। पहले मैं एक बार और समझा दूं। मैंने क्या करा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन से मारा, मैंने देखा संजय के अंक है, तो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान से दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में दिखा, तो आरोही क्रम में 90 और 100 है, तो 90 और 100 में मुझे आसान डिजिट 100 लगा, तो मैंने ये मान लिया अपनी तरफ से कि संजय के 100 अंक आए, तो मैंने संजय के नीचे लिख दिए 100। मैंने पढ़ना शुरू करा। एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। आकाश की बात ही नहीं है, संजय की बात है, संजय के ले रहे हैं। तथा संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए। तो संजय ने जो है मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए, मतलब संजय ने 100 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब मीनू की इससे 15 अंक ज्यादा होंगे, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया बेटा? 115। ठीक है, अब क्या करें, अब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अब आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मीनू खुद 115 लेके आ रही है। इसका मतलब इसमें 10 अंक और जोड़ दूं तो ये आकाश के आ जाएंगे। मैंने 10 अंक और जोड़ दिए। अब टोटल कितना है? 310। अगर इन सबका टोटल बेटा हमारा 310 आ रहा है, तब तो हमारा ऑप्शन ये 100 ठीक है। ना तो हम दिख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता। अगर मैं इस सबको जोड़ूं बेटा, 100, 100, 100, 300, 25 और 15 कितना हो जाता है? 40, मतलब 340 आ रहा है। 10 में से 5 में 3, 4, 1, 2, 3, 340 आ रहा है। 340 आ रहा है, 340, जो कि इसका है बेटा 310। हमारा कितना आना चाहिए? 310। अब बड़े ध्यान से समझो उसको। जब मैं देख रहा हूँ बेटा, मैंने 100 माना तो आंसर नहीं आ पाया, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है? अगर 100 माना तो मेरा आंसर 340 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, 310 से तो ज्यादा ही है। तो 100 पे नहीं आ पा रहा है, क्या 105 पे आ जाएगा? कतई नहीं आएगा। जब 100 पे ही नहीं आ रहा तो बड़े पे कैसे आ जाएगा? 105 पे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या 115 पे आ जाएगा? नहीं आएगा। जब 100 पे नहीं आ रहा है तो 105 पे नहीं आएगा, 105 पे नहीं आएगा तो 115 पे नहीं आएगा, और हमारा बढ़ेगा ये। तो हमारा अब ऑप्शन कौन सा रह गया भैया? जे सी वाला, मतलब 90। इसका मतलब इसके क्या होंगे? 90 अंक। अब मैं तुम्हें इससे 90 से करके देख रहे हैं हम लोग कि क्या 90 अंक हैं। ये ऊपर वाले 100 के हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे संजय के मान रहा हूँ 90 अंक। ध्यान से समझना है इसको। ये संजय के बेटा 90 हैं। अब करें मीनू की बात करें तो संजय से 15 अंक अधिक प्राप्त किए मीनू ने, 15 अंक। तो मतलब 90 में अगर मैं 15 प्लस करूं, 90 में 15 अगर मैं प्लस करूं बेटा, तो 105 आ जाएगा। ये बेटा मैं हिंदी मीडियम वालों को समझा रहा हूं, इसलिए मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ रहा है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें बैठे होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जब चैप्टर शुरू होगा तो मैं चैप्टर उसका इंग्लिश में समझा दूंगा। 105। अब 105 तो हो गए। अब इसमें बेटा 10 अंक अधिक लेके आया आकाश, तो 105 से 10 अंक अधिक लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 115। इसका मतलब इसके कितने हो जाएंगे? 115। भाई 10 जोड़ोगे तो 115 ही होगा। और इन सबको जोड़ लूं, जैसे ये 5 और 5 ऊपर है अलग अलग, 115 और 105, 5 दोनों उठा के इसको दे दूंगा तो ये 100 हो जाएगा। ध्यान से समझो, मैंने 5 इससे लिए, 5 इससे लिए, कितने लिए? 10।
तो ये 90 में मैंने 10 जोड़ दिए, कितने हो गए 100, 100, 200, 300 और ये 310। ध्यान से समझो क्या हुआ, मैंने 5 और 5 इन दोनों के ले लिए, इसे दे दिए, तो ये कितने हो जाएंगे 100, तो ये भी 100, ये भी 100, 200 और ये 210, 200 बस 110, 210 प्लस 110, 310। तो ये 310 देखो मेरा फिट आंसर आ गया, मैंने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाया और फिट आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अगर मैं इसे एक्स वाई मान के सॉल्व करूं तो चक्कर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं गलत कर जाऊंगा, तो इसलिए इसको ऑप्शन से करो, जो ऑप्शन से हो सकता है उसे ऑप्शन से करना सीख लो। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। एक कलम को 12 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था बेटा कि जब विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, जब विक्रय क्रय दोनों दे रखे हो, उनमें से कोई दे रखा हो और कोई पूछा हो और परसेंटेज भी दे रखा हो, तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है, विक्रय मूल्य बराबर जो कि एसपी कहलाता है, विक्रय मूल्य बराबर सीपी और 100 प्लस माइनस एक्स। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं क्योंकि बड़े आराम से लिख दिया जाता है। ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, अपॉन क्या हो जाता है बेटा 100। 12 रुपए में बेचने पर, तो ये क्या है 12 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य कितना है एक्स और 20% का लाभ होता है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट, 12 बन जाए 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा 10। बहुत इजी क्वेश्चन, हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको मैं ऑप्शन से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन से किसी और दिन प्रॉफिट एंड लॉस लूंगा तो उसने बता दूंगा आपको ऑप्शन से। इसका मतलब मेरा आंसर बेटा यहाँ क्या है 10। ठीक है भाई, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। 10,000 की धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए सालाना ब्याज पर लगाई जाती है, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज क्या है। अब समझो, सालाना ब्याज का चैप्टर आप लोग को नहीं कराया गया है, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, आप उससे आराम से समझ जाओगे। देखो भैया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। मूलधन कितना है 10,000 रुपये, मैंने यहाँ 10,000 रुपये लिख लिए बेटा। दर हमें 18%, समय कितना 1 साल, 1 साल बटे कितना है 100। देखें 2 जीरो से 2 जीरो, 18 की 1 से मल्टीप्लाई, 18 एकम 18, 1800। सालाना ब्याज कितना आ गया 1800। अब कह रहे हैं मासिक चाहिए हमें, मतलब हर मास के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं बेटा 12, तो इसका मतलब 180 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 1800 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, तो इसको मैं देखूं 12 एकम 12 कितने बचे 6 और 12 पंजे 60, 1 जीरो ये आ गया। इसका मतलब कितना है 150। हर महीने कितने जाएंगे बेटा 150 रुपये जाएंगे। और शायद आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि 12 और 15 की मल्टीप्लाई याद कर लेना, अक्सर आती रहती है। 12-15 की मल्टीप्लाई 180 होती है, मैंने आपको बताया भी था। आपने याद ना करी हो तो ये आपकी गलती है। आगे देखें, निम्नलिखित आलेख में किस देश की प्रति व्यक्ति औसत आय रुपए 1000 है। प्रति व्यक्ति औसत आय रुपए 1000 है। 1000 पहले हम 1000 पे ही पहुंच जाए। 1000 कहाँ है भैया, कलर चेंज कर लें, अभी 1000 मिल जाएगा हमको। 1000 ये है, तो ये देखो इसके बराबर दिख रहे हैं, इसके बराबर किसकी है, ये आ रहा है भाई साहब, ये कौन है अमेरिका, तो इसके बराबर किसकी बेटा अमेरिका की। बस आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी। आप इसको समझो तो अगर ये कहते हैं कि नेपाल की बताओ, तो नेपाल की कितनी है बेटा, देखो इसके सामने जाओ कितनी 500, तो नेपाल की 500 होती है। अगर ये कहते हैं बेटा कि भारत की बताओ, तो भारत की कितनी है, देखो ये 600, तो ये भारत की 600 होती है। अगर ये कहते हैं चीन की बताओ, चीन की कितनी है बेटा, देखो चीन की 400, 400 होती है। अगर ये कहते हैं इथोपिया की बताओ, तो इथोपिया की कितनी है 100 है, तो 100 होती है। कहते हैं रूस की बताओ, तो रूस की देखो किसके सामने आ रही है 700, तो रूस की 700 होती है। जी बहुत ईजी है, बस इसे पढ़ना होता है। देख के घबरा जाते हो, अरे बहुत बड़ा बहुत टफ आंसर है, टफ नहीं है, तुम घबरा पहले ही गए, उसको देखो तो पढ़ो तो। आगे देख रहे हैं, अगली संख्या कौन सी हो सकती है। अब इसको ध्यान समझो, बड़े इजी क्वेश्चन है। 14, 15 और 16, इसके बाद में क्या आना चाहिए 17, तो इसका मतलब 17 हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 हमारा बेटा इसमें है, इसमें, इन दो हुए, ठीक है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38, 39, तो 39 हमारा इसमें, इसका मतलब मेरा कौन सा हो जाएगा आंसर सी। मेरा कौन सा हो जाएगा बेटा आंसर सी। आगे देखिए हमारा 20 हो गए, अब भी ओह ओह, ये दो बेटा हमारे बेकार हैं, तो इनको हम लेंगे नहीं, ठीक है बेटा। ये इतने हो गए क्वेश्चन। अब ये उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इस वीडियो को बार बार देख लेना, तो आपको एक एक क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये वीडियो आपको समझ में आने लगे, मैं पेपर सीरीज चला रहा हूँ, ये पेपर सीरीज अगर आपको समझ में आने लगे तो बेटा इसको लाइक और शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जो जो वीडियो डालता रहूंगा तो वो सब आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, ओके बेटा, बाय।